हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। कौन सा ये? फोर्थ भाग बी है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास, सामाजिक योजनाओं एवं अन्य पहलुओं की चर्चा की जाती है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास रिपोर्ट कुछ रोचक तथ्य। धातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन है। वर्ष 2007 तथा 2008 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 2012-2017 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। एक बार पुनः वर्ष 2021-2022 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया गया है। वर्ष 2010 से HDR में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वर्ष 2014 में मानव विकास सूचांक के साथ लैंगिक विकास सूचांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रकाशित किया गया। मानव विकास रिपोर्ट के कुछ तथ्य। मानव विकास सूचांक की अवधारणा का विकास अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था। वर्ष 1990 से वार्षिक आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचांक भी प्रस्तुत करती है। असमायोजित HDI असमानता की सीमा के अनुसार HDI में कटौती कर देता है। लैंगिक विकास सूचांक GDI महिला और पुरुष HDI मानों की तुलना करता है। लैंगिक असमानता सूचांक GII महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है और बहुआयामी निर्धनता सूचांक MPI निर्धनता के विभिन्न आयामों को मापता है। HDI के आकलन हेतु वर्तमान रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 में तीनों संकेतकों को शामिल किया गया है। HDI के आकलन हेतु 3 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। पहला जीवन प्रत्याशा सूचांक LEI, दूसरा शिक्षा सूचांक EI और आय सूचांक। EI यानी कि एजुकेशन इंडेक्स में स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, ये है दोनों पार्ट। उपरोक्त के अतिरिक्त रिपोर्ट में 2 अन्य घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों एवं भौतिक पदचिह्न के प्रभाव को दर्शाने हेतु एक नए मापदंड ग्रही दबाव समायोजित HDI PHDI प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI को भी शामिल किया गया है। अब आ जाते हैं इधर समग्र मानव विकास सूचांक। समग्र मानव विकास सूचांक HDI मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों को समाहित करता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु जो लंबित और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को दर्शाते हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिससे शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 प्रकाशित 8 सितंबर 2022 को प्रकाशित की गई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। रिपोर्ट का नाम अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लिव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचांक मूल्य 0.732 है। वर्ष 2021 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष है। विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 12.8 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8.6 वर्ष। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI $16,750 आंकलित की गई है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के तहत जारी मानव विकास सूचांक विशिष्ट तथ्य शामिल कुल देश 191, शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः नॉर्वे तथा आइसलैंड, अंतिम देश दक्षिणी सूडान 191वां स्थान। भारत की स्थिति 132वें स्थान पर। HDI मूल्य 0.633, जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष। निम्न मानव विकास सूचांक में अंतिम 5 देश 190 चाड 189 नाइजर 188 मध्य अफ्रीकी गणराज्य 187 बुरांडी 191
दक्षिणी सूडान। अति उच्च मानव विकास शीर्ष 5 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। उच्च मानव विकास मुख्य देश श्रीलंका, चीन और ब्राज़ील। ब्राज़ील कितने नंबर है? 87, चीन 79, श्रीलंका 73। मध्यम मानव विकास मुख्य देश 127 भूटान, 129 बांग्लादेश, 132 भारत, 143 नेपाल। असमानता समायोजित मानव विकास सूचांक आइसलैंड पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, डेनमार्क तीसरे पे है। सूचांक में भारत की स्थिति। लैंगिक विकास सूचांक मूल्य 0.849। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7। असमानता समायोजित HDI मूल्य 0.475। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9। लैंगिक असमानता सूचांक मूल्य 0.490। प्रति व्यक्ति GNI $6,590। अब आ जाते हैं भारत में लैंगिक विषमता की स्थिति। सूचांक भारतीय औसत पुरुष और महिला। जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष में 67.2 और पुरुष है 65.8 और इधर है 68.9। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 66.7, पुरुष 7.2, महिलाएं 6.3। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष भारतीय औसत 11.9, पुरुष 11.8, महिला 11.9। प्रति व्यक्ति GNI डॉलर में 6,590, पुरुष 10,633, महिला 2,227। असमानता 0.475। लैंगिक असमानता सूचांक 0.490। लैंगिक विकास सूचांक मूल्य 0.849। एंथ्रोपोसीन युग में अनिश्चितताएं। एंथ्रोपोसीन युग में अनिश्चितताएं डिजिटलीकरण, भेदभाव, ग्रही पृथ्वी पर दबाव, हिंसा, आर्थिक असुरक्षा। मानव असुरक्षा की धारणा बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी से पहले भी वैश्विक स्तर पर प्रति एक 7 में से 6 अधिक लोग असुरक्षित महसूस करते थे। लगभग 450 मिलियन बच्चे या प्रति एक 6 में से एक बच्चा युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं या हैं। मानसिक कष्ट। वैश्विक महामारी के पहले वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर मानसिक अवसाद व बेचैनी के मामलों में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। बढ़ती असमानता। वैश्विक आय वितरण का शीर्ष 10% हिस्सा वैश्विक वर्ष उत्सर्जनों की लगभग आधी मात्रा के लिए जिम्मेदार है, जबकि निचला 50% हिस्सा केवल 12% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। बेरोक-टोक जलवायु परिवर्तन आने वाले दशक में 132 मिलियन लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकता है। रोजगार, बेरोजगारी और कल्याणकारी योजनाएं। रोजगार, बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं तथा उन्हें काम उपलब्ध है, रोजगार में है। बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए हेतु तैयार हैं लेकिन उन्हें काम उपलब्ध नहीं है, बेरोजगार हैं। श्रम बल, लेबर फोर्स। जनसंख्या के वह भाग जो संदर्भ अवधि के दौरान नियोजित थे, काम की तलाश में थे या काम के उपलब्ध, बेरोजगार थे। श्रम बाजार समूह। कार्यशील जनसंख्या। श्रम बल में शामिल नहीं। श्रम बल में कौन शामिल है? बेरोजगार और रोजगार, अंशकालिक रोजगार और पूर्णकालिक रोजगार। श्रम बल में शामिल नहीं, अन्य कारणों से काम की तलाश नहीं, सेवानिवृत्त, स्थायी रूप से काम करने में अक्षम। श्रम बल भागीदारी दर LFPR। कुल अवधि में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध के प्रतिशत के रूप में परिभाषित। भागीदारी दर श्रम बल बटे कार्यशील जनसंख्या इंटू 100। कामगार जनसंख्या अनुपात WPR। कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित। बेरोजगारी दर UR। श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित। बेरोजगारी दर बेरोजगार बटे श्रम बल इंटू 100। क्रियाकलाप की स्थिति। पहली सामान्य स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। किसी भी व्यक्ति की क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है,
तो इसे उस व्यक्ति के सामान्य क्रियाकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS के रूप में जाना जाता है। आवधिक श्रम बल सामान्य स्थिति सर्वेक्षण 2021 और 22। ठीक है। दरें ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण और शहरी। आंकड़े कैसे हैं? प्रतिशत में। LFPR पुरुष 78.2%, महिला ग्रामीण में 36.6, व्यक्ति कितने हैं? 57.5, शहरी पुरुष 74.7, महिला 23.8, टोटल 49.7, ग्रामीण और शहरी 77.2, 32.8, 55.2। WPR ग्रामीण में 75.3, महिला 35.8, व्यक्ति 55.6, शहरी में पुरुष 70.4, महिला 21.9, व्यक्ति 46.6, पुरुष 73.8, महिला 31.7, व्यक्ति 52.9। UR 3.8, 2.1, 3.2, शहरी पुरुष 5.8, 7.9, 6.3, पुरुष 4.4, महिला 3.3, व्यक्ति 4.1। बेरोजगारी के प्रकार: चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी, प्रावधिक बेरोजगारी, अन्य बेरोजगारियां। विकसित देशों की बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी, संरचनात्मक तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी आदि। संरचनात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी दर के योग को बेरोजगारी की प्रकृति दर कहते हैं। ठीक है। विभिन्न बेरोजगारी की अवधारणा: चक्रीय बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में सबसे अधिक इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी, यह बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी प्राय विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्यों के समय तो श्रम बल को रोजगार मिलता है, किंतु कृषि के ढीले मौसम में श्रम बल को रोजगार नहीं मिलता। अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह तब उत्पन्न होती है जब रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वालों की योग्यता में तालमेल नहीं होता, अर्थात रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है। नोट: भारत में बेरोजगारी के मापने हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO आंकड़े एकत्रित करता है। भारत में बेरोजगारी की माप: सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। नोट: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट अक्टूबर 2023 के अनुसार देश में वर्ष 2021-22 में सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 3.2%। अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया। जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उस कार्य में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में सीमांत उत्पादक शून्य होती है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में पारित हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित तथा 2 फरवरी 2006 में से लागू हुआ। कल्याणकारी योजनाएं: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ हुई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लागू तिथि 1 दिसंबर 2018। उद्देश्य: सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 किस्तों प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराना। अंतरिम बजट अनुमान: 2024-25 में आवंटित धनराशि 60,000 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री जी वन योजना 28 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी प्रदान। जीवन का पूर्ण नाम: जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। उद्देश्य: लिग्नो
सेल्यूलोजिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना संबंधित समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना, तिथि 31 मई 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में योजना को स्वीकृत प्रदत्त। अर्हता योजना में शामिल किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित। प्रावधान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन देना। योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि जमा करना। ठीक है। जल जीवन मिशन JJM 15 अगस्त 2019 को घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना। अंतरिम बजट अनुमान में आवंटित धनराशि 7,163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संपदा स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति देना, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, किसानों की आय दोगुना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के वृहत अवसरों का सृजन करना, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना। अंतरिम बजट अनुमान 2024-25 में आवंटित धनराशि 729 करोड़ रुपए। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रावधान गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण। योजना का परिचालन IREC द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को 31 मार्च 2023 के लिए विस्तारित। योग्यता क्या है? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। शुभारंभ अरुण जेटली तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। विशेष पेंशन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी 1 जनवरी 2017 से। क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये नगद प्रदान 3 किस्तों में। पहली किस्त 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 2,000 रुपये, तीसरी किस्त 2,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। तीसरी किस्त जन्म के पंजीकरण तथा टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोषणा 13 जनवरी 2016 को। खरीफ वर्ष 2016 से। लक्ष्य फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग। आच्छादित फसलें रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि खरीफ पर 2.0%, रबी पर 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी पर 5%। वित्तीय आवंटन अंतरिम बजट अनुमान 2024-25 हेतु 14,600 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 1 जुलाई 2015 को। PMKSY में 3 पूर्व योजनाओं का विलय। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP, ऑन फार्म जल प्रबंधन OFWM। लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। अंतरिम बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,013 कितना है यार ये 11,391 रुपये। मेक इन इंडिया प्रारंभ 25 सितंबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु, जिससे भारत को विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य श्रम क्षेत्र को पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना।
शामिल योजनाएं: समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुई 25 जून 2015 को, उद्घाटन 25 जून 2016। लक्ष्य: शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण। वित्तीयन केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए, इतनी ही राशि का राज्यों द्वारा योगदान। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज़ वितरित किए जाने का लक्ष्य। सर्वाधिक स्मार्ट शहर प्रस्तावित: उत्तर प्रदेश 13, तमिलनाडु 12। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन प्रारंभ 25 जून 2015 नई दिल्ली में। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र: जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं स्टेपेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों हेतु हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण। वित्तीयन वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष हेतु कुल परिव्यय 50,000 करोड़। अमृत 2.0 जारी लॉन्च की गई 1 अक्टूबर 2021 को, मंजूरी 12 अक्टूबर 2021। उद्देश्य: शहरों को आत्मनिर्भर एवं जल सुरक्षित बनाना। अवधि: वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। परिव्यय आउटले 2,77,000 करोड़ रुपए। अब आ जाते हैं स्टैंड अप इंडिया घोषणा 15 अगस्त 2015, शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 नोएडा उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य क्या है? संस्थागत संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को नव उद्यम हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य: क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनः वित्त पोषण, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से संयुक्त पहल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय की। लक्ष्य: लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंग अनुपात को ऊपर उठाना। महत्वपूर्ण तथ्य है: प्रारंभ में 100 जिलों में लागू, वर्तमान में देश के समस्त जिलों तक विस्तारित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। आदर्श वाक्य: स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। लक्ष्य: BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता: VPL परिवारों हेतु प्रत्येक कनेक्शन पर 1,600 रुपये की सहायता। वर्ष 16 से 19 में 5 करोड़ VPL परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन, वर्ष 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ BPL परिवारों को वितरित। उज्ज्वला योजना 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ। PMUY के तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ LPG का अतिरिक्त आवंटन। नोट: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा उज्ज्वला 2.0 को मिलाकर 15 फरवरी 2024 तक लगभग 12 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन। स्टार्टअप इंडिया घोषणा 15 अगस्त 2015 को, प्रारंभ 16 जनवरी 2016 को। उद्देश्य: नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता हेतु 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना। फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा। अर्हता: कंपनी का गठन एवं पंजीकरण भारत में किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन प्रारंभ 21 फरवरी 2016। देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें नाम दिया गया रूर्बन क्लस्टर। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन जिनकी जनसंख्या मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 और रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को। आदर्श वाक्य: मेरा खाता भाग्य विधाता। लक्ष्य: वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। घटक:
वंचित तथा गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करना, रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को धनहीन को धन प्रदान करना, सुविधा, सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजन, शिशु 50,000 रुपये तक के ऋण आच्छादित, किशोर 50,000 से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक के ऋण आच्छादित, तरुण 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक के ऋण आच्छादित। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अनुषंगी इकाई के रूप में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती। 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन का अनुपात राज्यों में 75:25, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुपात 90:10। गरीबी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में भी सक्षम ना हो, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित व्यक्ति गरीब या निर्धन पॉवर्टी कहलाए। वर्तमान में विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन 2.1 अमेरिकी डॉलर से कम आय पर जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या को चरम गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी में माना जाएगा। गरीबी के प्रकार: सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। यह अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति के वितरण को दर्शाता है। मापन विधि: लॉरेंज वक्र विधि, गिनी गुणांक विधि। निरपेक्ष गरीबी यह दर्शाती है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी मापन को हेड काउंट विधि भी कहा जाता है। लॉरेंज वक्र प्रतिपादन: मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा वर्ष 1905 में उपयोगिता, आय में असमानता, आर्थिक विषमता को व्यक्त करना। ये निष्पेक्ष समानता रेखा हो गई और ये लॉरेंज वक्र रेखा। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समानता रेखा से जितनी दूर होगा आय का वितरण उतना ही असमान होगा, जबकि यह निरपेक्ष समानता रेखा के जितने नज़दीक होगा आय वितरण उतना ही समान होगा। गिनी गुणांक प्रतिपादन: कोरेडो गिनी द्वारा वर्ष 1912 में यह राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय माप प्रस्तुत करता है। गिनी गुणांक का मान 0-1 के मध्य, 0 पूर्ण समानता, 1 असमानता। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी तथा इसका मान जितना कम होगा समाज में विषमता भी उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक: पूर्ण समता रेखा एवं लॉरेंज वक्र के मध्य का क्षेत्रफल, पूर्ण समता रेखा के मध्य का कुल क्षेत्रफल। भारत में निर्धनता का मापन: भारत के संदर्भ में सबसे पहला गरीबी अनुमान दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लाया गया। भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग D.R. गडगिल समिति द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। V.M. दांडेकर एवं N. रथ द्वारा वर्ष 1971 में एक मौलिक अध्ययन के तहत पहली बार गरीबी रेखा की अवधारणा दी गई। इन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। निर्धनता अनुपात: निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा अर्थशास्त्री रेगनर नर्स द्वारा अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अनडेवलप्ड कंट्रीज में दी गई थी। पूंजी निर्माण कम, उत्पादन कम, रोजगार कम, आय कम, बचत कम, प्रति व्यक्ति आय कम, बचत कम, मांग कम। गरीबी मापन हेतु समितियां: V.K. अलग समिति गठन वर्ष 1977 में, रिपोर्ट वर्ष 1979 में। पोषक तत्वों के आधार पर मापन: प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी। गरीबी रेखा। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन वर्ष 2005 में, रिपोर्ट प्रस्तुत 2009 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु 816 प्रति व्यक्ति, मासिक उपभोग व्यय 26 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। शहरी क्षेत्र हेतु 1000 रुपये प्रति व्यक्ति, मासिक उपभोग व्यय 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अरविंद ये भी है। लक्कड़वाला समिति 1989 में, रिपोर्ट प्रस्तुत 1993 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI-AL। शहरी क्षेत्र हेतु औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक
सी रंगराजन समिति वर्ष 2012 में, रिपोर्ट प्रस्तुत 2014 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। शहरी क्षेत्र हेतु 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। रंगराजन प्राप्ति के अनुमान MMRP मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल पीरियड पर आधारित है। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स वर्ष 2015 में, रिपोर्ट प्रस्तुत 2016 में। परीक्षा की दृष्टि से पोषण के आधार पर गरीबी देश का निर्धारण किसने किया? वाई के अलग समिति ने। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह SHG के विचार को दिया था मोहम्मद यूनिस ने। NSSO के 68वें दौर के आधार पर भारत में जनसंख्या का वह प्रतिशत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है 21.9%। लॉरेंज वक्त संबंधित है आय असमानताओं से। भारत में गरीबी के कारण अशिक्षा, राष्ट्रीय उत्पादन की धीमी वृद्धि, सामाजिक कारण, कृषि का पिछड़ापन, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, पूंजी में अपर्याप्तता। गरीबी के परिणाम: सामाजिक स्तर में कमी, मानसिक अशांति, शारीरिक कमजोरी, बाल अपराधों में वृद्धि, भिक्षावृत्ति अपराधों में वृद्धि, पारिवारिक विघटन, दुर्व्यसनों में वृद्धि। गरीबी को दूर करने के उपाय: शिक्षा में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, GDP में वृद्धि, कृषि का विकास, कीमत स्तर में स्थिरता, आय के वितरण में सुधार, राजकोषीय कानूनी उपाय, गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में प्रारंभ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ। इंदिरा आवास योजना मई 1985। भारत निर्माण योजना दिसंबर 2005। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1979 को। अब इसके देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? ये कहलाता है राजस्व घाटा। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है सभी स्थायी लागत का जोड़। गैर कर राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कौन है? एक मूल्य तल। भारत में विकसित होने वाला आधुनिक उद्योग कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग। कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। कौन सा निकाय है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? कौन नहीं है? व्यय। दौराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1907 में। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? रंगराजन पैनल ने। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है CPI उपभोक्ता मूल्य सूचांक। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद और मूल्यवर्धित। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय और उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? वित्त की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया गया। ये किया गया कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया? ये किया गया 15 अगस्त 2021 को। उत्पादन भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? कौन सा बनता है? आय वितरण कोण। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ रुपए और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ रुपए है तो घरेलू आय क्या है? घरेलू आय क्या हो जाएगी? 8,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पादित विधि के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा तीसरा, मूल्यवर्धित विधि। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है डैश कहलाती है? राजगामित्व। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? पुराने सामान सेकंड हैंड का मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय और व्ययों के संबंध में सही नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? हरित क्रांति। 8 प्रमुख भारतीय उद्योगों का सूचांक CSO द्वारा तैयार किया गया एक उत्पादन सूचांक है और इसे भारत में औद्योगिक प्रदर्शन का प्रमुख संकेत माना जाता है। इस सूचांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग को मुख्य उद्योग के रूप में नहीं माना जाता? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? ये कहा जाता है जीडीपी अपस्फीति कारक। वर्ष 2005 में PSU के विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड बनाया गया था? ये बनाया गया था राष्ट्रीय निवेश कोष। निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? ये हो जाएगा नई तकनीक को अपनाना। किसान के अपने खाते में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? विड़प्पन योग्य अधिशेष। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? हो जाएगा दूसरा, उन वस्तुओं के आयात से बचाना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। डैश कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है। इसका हो जाएगा आरोही कर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग विधि। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? PC महालनोबिस। सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? आवंटन कार्य, पुनर्वितरण कार्य, जो केवल सेकंड। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के गठित समिति का नाम बताइए। इसका क्या हो जाएगा? कर्व समिति। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य हैं? सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एवं एक पूंजीगत व्यय है। सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश एक प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? केवल B। डैश माल या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाने या संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था? पहला, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में पारित किया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समूहन अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? स्कूल की इमारत का निर्माण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? 20 जुलाई 2020 से। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? ये हो जाएगी, चौथा आंसर सही हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है? कौन महत्वपूर्ण नहीं है? कोई विदेश व्यापार नीति नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की औसत आय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक और शब्द है? क्या हो जाएगा इसका? प्रति व्यक्ति आय। बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी है? किस में सबसे कम गरीबी है? 3, केरल। किस औद्योगिक नीति में अति आयोग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई? क्या हो जाएगा? 1980। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है?
कौन नहीं है? कर। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन JFM नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1988। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? क्या हो जाएगा इसका? रसायन। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में किसे बाजार मूल्य पर NNP में से घटाया जाएगा? केवल अप्रत्यक्ष कर। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घाटा दी जाए तो वह डैश होता है। क्या हो जाता है? राजस्व घाटा। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणामों में से एक नहीं है जो एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है? किसानों की आय दोगुनी करना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य हैं? बाह्य कारण का प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है। क्या हो जाएगा इसका? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। भारत में कृषि कार्य करने वाले लोग इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझते हैं? चौथा आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का किया जाता है? आय विधि का। व्यक्तिक आय पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम है करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? कौन सा नहीं था? तीसरा, सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई थी। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन। चौथा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिक आय करों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है? व्यक्तिक आय इसका सही आंसर है। भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय आय सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? दालो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये टाइप हो जाता है समाप्त और हम मिलेंगे अगले टाइप में। तब तक के लिए धन्यवाद।